आपने शायद पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का इंतजार करती भीड़ की ये तस्वीर देखी होगी। Stau am Mount Everest। देखिए 300 पर्वतारोही चोटी पर पहुंचने के लिए कतार में हैं। चोटी पर भारतीयों की कतार की ये हैरान करने वाली फोटो इसी प्रोजेक्ट ने ली थी। क्या आप जानते हैं कि फोटो के पीछे का व्यक्ति मशहूर पर्वतारोही है जिसने कई विवादों का सामना किया है? अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप उन्हें या उनकी कहानी 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल डॉक्यूमेंट्री में देख या सुन चुके होंगे। हाल के वर्षों में इस पर्वतारोही पर आरोप और सवाल उठे हैं। क्या वे इतिहास में सेलिब्रेट किए जाने वाले हीरो हैं या जटिल हालात में गलत समझे गए व्यक्ति? विश्व रिकॉर्ड, एवरेस्ट पर ड्रामा और गंभीर आरोप। अंत तक देखें और खुद तय करें कि आप पर्वतारोहण के चर्चित राजा निम्स दाईपुरजा के बारे में क्या सोचते हैं। दर्शकों को हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जब मैंने इस वीडियो का मूल संस्करण पहली बार प्रकाशित किया तो निम्स के वकील ने मुझसे संपर्क किया और वीडियो हटाने के लिए कहा। ईमेल में उन्होंने समाचार स्रोतों पर आपत्ति और हमारी पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। मैं फिर से शुरुआत पर गया, ज्यादा शोध किया, समाचार देखे और तथ्यों की पुष्टि की। आप जो देखने वाले हैं वो इस कहानी का दूसरा रूप है। ये 29 अक्टूबर 2019 था जब निर्मल निम्स पुरजा शिशापांगमा की चोटी पर खड़े थे और उन्होंने एक ऐसा कारनामा पूरा किया जो पर्वतारोहण के इतिहास में दर्ज हो गया। सिर्फ 6 महीने 6 दिन में निम्स ने दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों 26,000 फीट से अधिक पर चढ़ाई कर ली थी। यह कुछ अनोखा था जिसे पहले किसी ने नहीं किया और अधिकांश लोगों को असंभव लगता था। लेकिन निम्स आम लोगों जैसे नहीं हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर संभव की परिभाषा बदल दी। ये दिखाया कि असली सीमाएं वही हैं जो आप खुद तय करते हैं। इससे पहले कि हम उनकी यात्रा के कुछ और जटिल पहलुओं को जानें, आइए एक कदम पीछे चलते हैं और देखें कि उन्हें शिशापांगमा की चोटी पर उस पल तक किसने पहुंचाया और क्या वजह थी कि वे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मशहूर हुए जिन्हें ज्यादातर पर्वतारोही सपने में भी करने की नहीं सोचते। मई 2019 में वे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पृथ्वी की 3 सबसे ऊंची चोटियों माउंट एवरेस्ट, लोत्से और मकालू को 48 घंटे से भी कम समय में फतह किया। आपको अंदाजा देने के लिए कि यह कितना असाधारण है, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों को एक-एक चढ़ाई के बीच में ठीक होने के लिए कई दिन या यहां तक कि हफ्तों की जरूरत पड़ती है। लेकिन निम्स, उसने ये 2 दिन में किया। लेकिन यह सिर्फ चोटियां पूरी कर लेने भर की बात नहीं थी। अपनी यात्रा में निम्स ने माउंट एवरेस्ट पर एक वायरल फोटो ली। उस तस्वीर में शिखर पर पर्वतारोही कतार में दिख रहे थे। उस तस्वीर ने एवरेस्ट पर व्यावसायिक पर्वतारोहण के खतरों पर दुनिया भर में बहस शुरू कर दी। अपनी रिकॉर्ड तोड़ अभियानों के बीच भी निम्स पूरे पर्वतारोहण समुदाय को प्रभावित कर रहे थे। आप सोचेंगे कि इतनी पर्वतारोहण उपलब्धियों के साथ वह बचपन से ही पहाड़ चढ़ते रहे होंगे, लेकिन आप गलत होंगे। निम्स का जन्म 1983 में नेपाल में हुआ था और उनकी शुरुआत काफी साधारण थी। उनका परिवार अमीर नहीं था और कई नेपाली लोगों की तरह वे भी एक ऐसे परिवार से आते थे जिसका जीवन भूमि से जुड़ा हुआ था। उनके पिता एक गोरखा सैनिक थे और उनके लिए सैन्य मार्ग चुनना स्वाभाविक था। 18 साल की उम्र में वे पिता की तरह गोरखा ब्रिगेड में शामिल हुए। लेकिन जल्द ही उनकी असाधारण क्षमताओं को पहचान लिया गया और 2009 में निम्स पहले गोरखा बने जो ब्रिटिश नेवी की स्पेशल बोट सर्विस SBS में शामिल हुए। अगर आप नहीं जानते, SBS विश्व की दुनिया की सबसे विशिष्ट विशेष बल इकाइयों में से एक है जो ठंडे मौसम और जोखिम भरे अभियानों में माहिर है। यहीं निम्स ने मानसिक दृढ़ता और सहनशीलता विकसित की जो उनके पर्वतारोहण करियर की पहचान बनी और उन्हें आधुनिक युग का महानायक बना दिया। कई सालों बाद निम्स खुद को एक चौंकाने वाले विवाद के बीच पाएंगे। करीब 1 दशक तक निम्स ने SBS में ऐसे मिशन किए जिनके बारे में वो बात नहीं कर सकते थे। इससे हमारी कल्पना यही मानती है कि वे मिशन खतरनाक थे। उन्होंने जिन खतरों का सामना किया उनके बारे में इशारा किया है, जिसमें गोली चलना और कार्रवाई के दौरान घायल होना शामिल है। लेकिन 2018 में जब स्पेशल एयर सर्विस में शामिल होने का मौका मिला, निम्स ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने सेना छोड़ दी
अधिकांश लोग जीवन बदलने वाली पेंशन और सशस्त्र बलों में उच्च करियर छोड़ने का फैसला नहीं करते, लेकिन निम्स ने पहाड़ों की पुकार सुनी। हालांकि पर्वतारोहण उनके लिए नया करियर था। उनकी पहली बड़ी चढ़ाई 2012 में थी, जब उन्होंने लाबूच ईस्ट पर चढ़ाई की, जो तुलना में एक अपेक्षाकृत छोटा हिमालयी शिखर है, लेकिन वह तो बस शुरुआत थी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण पहाड़ों पर चढ़ाई जारी रखी और 2014 में सिर्फ 15 दिनों में 8000 मीटर ऊंचे धौलागिरी की चोटी पर पहुंचकर अपनी क्षमता साबित की। 2016 में उन्होंने पहली बार एवरेस्ट फतह किया। इसके बाद निम्स ने बड़ा सपना देखा। यहीं एलीट एक्सपेड शुरू होती है। निम्स ने 2017 में अपनी पर्वतारोहण कंपनी एलीट एक्सपेड की स्थापना की, ताकि वो पहाड़ों के प्रति अपना जुनून को दूसरों के साथ साझा कर सकें और पर्वतारोहण के प्रति अपने अनोखे दृष्टिकोण को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो अपनी सीमाओं को पार करना चाहते थे। एलीट एक्सपेड सिर्फ गाइडेड क्लाइम्स तक सीमित नहीं है। यह पर्वतारोहियों को यह सिखाने के बारे में है कि वे जो सोचते हैं उससे भी आगे कैसे जा सकते हैं। निम्स की टीम में मिंगमा डेविड और मिंगमा तेंजिंग सहित कुछ शीर्ष एलीट शेर्पा थे। उनके साथ आप सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ते, बल्कि जीतना भी सीखते हैं। निम्स सिर्फ दूसरों का मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि सबसे आगे रहकर नेतृत्व करते थे। उनके अनुभव और उपलब्धियां उन्हें पर्वतारोहण में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में बनाती हैं। हर अभियान सावधानी से योजना बनाकर सुरक्षा, सटीकता और चुनौती के साथ क्रियान्वित होते थे। चाहे एवरेस्ट चढ़ना हो, K2 पार करना हो या कम प्रसिद्ध चोटियों पर ट्रेकिंग का नेतृत्व करना हो, निम्स ने एलीट एक्सपेड को अनोखा रोमांच देने के लिए बनाया था। हालांकि निम्स की उपलब्धियां सिर्फ रिकॉर्ड और चढ़ाइयों तक सीमित नहीं थीं। जनवरी 2021 में निम्स और 9 अन्य नेपाली पर्वतारोहियों की टीम ने पहली बार सर्दियों में केडो फतह कर इतिहास रच दिया, जो सबसे खतरनाक पहाड़ों में है। हाँ, आपने सही सुना, सर्दियों में K2। वो तो बिल्कुल ही अलग चुनौती है, जहां तापमान जानलेवा स्तर तक गिर जाता है और हवाएं इतनी तेज होती हैं कि आपको पहाड़ से उड़ा सकती हैं। टीम ने कर दिखाया। निम्स बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सर्दियों में K2 पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने, जो पर्वतारोहियों के लिए लगभग असंभव है। इन सबके बीच निम्स का विश्वास हमेशा स्थिर रहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ये उनके लिए नारा नहीं, जीने का तरीका है। लेकिन निम्स जैसे सफल व्यक्ति के लिए भी वर्षों में विवाद और चुनौतियां सामने आई हैं, जो उनकी कहानी को एक और दृष्टिकोण देती हैं। ऐसी ही एक घटना सितंबर 2022 में हुई थी, जिसमें एक दुखद विस्फोट, जान का नुकसान और नेपाल के कपाड़ निवासी के साथ विवाद शामिल था। यह क्या हुआ था? 21 सितंबर 2022 को कपांड में एक घर में भीषण आग लग गई, जहां निम्स की कंपनी एलीट एक्सपेड ने अपना ऑफिस चलाने के लिए ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया था। आग ऑफिस में रखे गैस सिलेंडरों के विस्फोट के कारण लगी थी। यह विस्फोट विनाशकारी था। 3 लोगों की मौत हुई, कुछ घायल हुए और टंका गिसिंग का परिवार बेघर हो गया। गिसिंग के अनुसार उनका सब कुछ घंटों में नष्ट हो गया। विस्फोट के बाद उन्हें और उनके परिवार को एक टेंट में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहीं से चीजें जटिल हो गईं। गिसिंग ने कहा कि विस्फोट एलीट एक्सपेड की लापरवाही से हुआ और उम्मीद की कि निम्स व उनकी कंपनी नुकसान की भरपाई करे। सिर्फ संपत्ति के नुकसान का अनुमान ही 50 मिलियन नेपाली रुपए से अधिक था। ये लगभग $3,75,000 के बराबर है। निम्स समझौते के लिए तैयार दिखे और खबरों के अनुसार उन्होंने गिसिंग को 4 किश्तों में 10 मिलियन नेपाली रुपए मुआवजे का प्रस्ताव दिया। हालांकि गिसिंग का आरोप है कि बाद में निम्स ने पेशकश वापस ले ली, जिससे परिवार मुश्किल में पड़ गया। हालांकि बात केवल पैसों की नहीं थी। गिसिंग के मुताबिक निम्स ने यूके से उन्हें धमकाया और कहा कि चाहो तो कानूनी कार्रवाई कर लो। गिसिंग ने दावा किया कि एलीट एक्सपेड ने बिना जानकारी गैस सिलेंडर संपत्ति पर रखे, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल और नेपाली कानून का उल्लंघन हुआ। हालांकि निम्स का नजरिया अलग है। उन्होंने कहा कि एलीट एक्सपेड शुरू से गिसिंग के संपर्क में था और समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निम्स ने कहा कि उनकी कंपनी ने लगभग $7,50,000 के बराबर नेपाली रुपए में मुआवजा देने की पेशकश की थी,
लेकिन गीसिंग ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। निम्स ने जोर देकर कहा कि कानूनी रूप से एलीट एक्सपर्ट को कुछ भी भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन वे सद्भावना के तहत स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। निम्स के अनुसार पीड़ितों को छोड़कर भागने के आरोप पूरी तरह झूठे थे। निम्स के बिजनेस पार्टनर व एलीट एक्सपर्ट के सहमालिक मिंगमा डेविड शेरपा ने इस दावे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कंपनी इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जो ऑफर उन्होंने दिया वह गीजिंग के लिए पर्याप्त नहीं था, जिन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे। आग में घी डालने जैसा। बिना किसी मजाक के गीसिंग ने निम्स पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने जले हुए घर की तस्वीरों का इस्तेमाल विदेश से चंदा इकट्ठा करने के लिए किया, जो कथित तौर पर पर्वत सफाई अभियानों के लिए था। उस दावे से दोनों पक्षों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए। इस घटना से नेपाल में खासकर शेरपा समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं में गुस्सा फैल गया। जून 2024 में नेपाली प्रेस के एक लेख ने कुछ अहम जानकारियां उजागर कीं। पहले के दावों के विपरीत गीजिंग के घर का बीमा था। हालांकि शुरू में यह बताया गया था कि उनके पास बीमा नहीं था। ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने निम्स के पक्ष में फैसला दिया, जिससे गीसिंग शायद इस त्रासदी से बड़ा मुआवजा लेना चाहते थे। ये विवाद भले ही जटिल हो, निम्स की बड़ी कहानी का सिर्फ एक अध्याय है। शोहरत दोधारी तलवार है। जितने ज्यादा मशहूर होते हैं, उतना ही अच्छी और संभावित बुरी दोनों तरह की नजरों में रहते हैं। लोगों को नफरत करना पसंद है। सबसे महत्वपूर्ण और हालिया घटनाओं में से 1 मई 2024 में हुई थी, जब दोनों निम्स और उनकी कंपनी एलीट एक्सपर्ट पर एवरेस्ट पर्वतारोहण नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया था। अब निम्स जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति के लिए ऐसे आरोप गंभीर सवाल उठाते हैं, और इस कहानी के विवरण जटिल भी हैं और दिलचस्प भी। आइए सबसे पहले माहौल तैयार करते हैं। चढ़ाई के चरम मौसम में एवरेस्ट बेस कैंप बहुत सक्रिय रहता है। कई अभियान चोटी तक पहुंचने को तैयार हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। इसी बीच खबरें हैं कि एक प्रतिष्ठित प्रवासी टीम के सदस्य, जिन्हें लिंगट्रॉन चोटी पर चढ़ने की अनुमति है, बिना अनुमति एवरेस्ट क्षेत्र में घुस गए हैं। यह बड़ी बात थी, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ाई सिर्फ ऊपर जाने और उम्मीद करने तक सीमित नहीं थी। इसके लिए आपको विशेष परमिट्स की जरूरत होती है। ये परमिट्स सस्ते नहीं होते। प्रति व्यक्ति करीब $11,000 के होते हैं। वही कम प्रसिद्ध लिंगट्रॉन चोटी के लिए परमिट एक समूह को सिर्फ $4,400 में मिल जाता है। ये कीमत में बड़ा अंतर है। तो ये बड़ी समस्या क्यों है? गुमनाम गवाहों के बयानों के अनुसार लिंगट्रॉन के लिए निर्धारित मार्ग पर बने रहने के बजाय कुछ पर्वतारोहियों ने कथित तौर पर एवरेस्ट की ओर रुख किया और खुम्बू आइसफॉल से होकर गए। वे कैंप 3 तक पहुंचे, जो ल्होत्से फेस पर 23,000 फीट की ऊंचाई पर है। कैंप 3 एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाले पर्वतारोहियों के लिए अहम है और बिना परमिट वहां जाना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। चिंता केवल नियमों के पालन की नहीं थी, ये सुरक्षा के बारे में भी था। खुम्बू आइसफॉल बेहद खतरनाक है। इसकी दरारें और बदलती बर्फ पर्वतारोहियों को फंसा या घायल कर सकती है। ये ऐसा हिस्सा है जिसे केवल एवरेस्ट परमिट वाली अनुभवी टीमें ही पार करने के लिए अधिकृत हैं। आखिर एलीट एक्सपर्ट के पर्वतारोही एवरेस्ट पर थे ही क्यों? कुछ रिपोर्टों के अनुसार वे अनुकूलन के लिए एवरेस्ट के ऊंचे कैंपों का उपयोग कर रहे थे, जो लिंगट्रॉन जैसी ऊंचाई वाली चढ़ाइयों की तैयारी में जरूरी है। ऊंचाई वाले स्थानों पर समय बिताकर पर्वतारोही अपने शरीर को पतली हवा के अनुकूल होने का मौका देते हैं, जिससे असली चढ़ाई के समय उन्हें बढ़त मिल सकती है। हालांकि एवरेस्ट के रास्ते का अनुकूलन के लिए बिना परमिट के इस्तेमाल करना नेपाली पर्वतारोहण नियमों के खिलाफ है। निम्स और एलीट एक्सपर्ट ने ये आरोप तुरंत खारिज किए। उन्होंने बताया कि उनकी टीम में सिर्फ रॉबर्ट हचिनसन और काले पेरेस के पास वैध एवरेस्ट परमिट थे। उनका कहना था कि बाकी समूह बेस कैंप में लेबुचीस्ट चोटी पर चढ़ाई का प्रशिक्षण ले रहा था, एवरेस्ट के लिए नहीं। कहानी तब और जटिल हो गई जब एक और अभियान कंपनी जुड़ गई। पता चला कि हचिनसन और पेरेज वास्तव में 7 समिट ट्रैक्स द्वारा जारी किए गए परमिट पर थे और एलीट एक्सपर्ट ने
एक परमिट साझा करने की व्यवस्था की थी। ये आम है कि एक टीम के पर्वतारोहियों को दूसरी टीम के परमिट में शामिल कर समूह सीमा का पूरा लाभ उठाया जाता है। यह व्यवस्था कानूनी थी, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हुआ कि एलीट एक्सपर्ट टीम के अन्य सदस्य बिना परमिट एवरेस्ट पर क्यों थे। जैसे ही यह मामला सामने आया, नेपाल के पर्यटन विभाग ने हस्तक्षेप किया और एक आधिकारिक जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार एवरेस्ट बेस कैंप पर स्थित एक्सपेडिशन मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटेशन फील्ड ऑफिस EMFFO इस जांच की निगरानी करेगा, गवाहों से रिपोर्ट इकट्ठा करेगा और यह जांचेगा कि क्या वाकई में एलीट एक्सपर्ट ने सीमा पार की थी, शाब्दिक और रूपक दोनों में। इन रिपोर्टों के बाद एक और गंभीर आरोप सामने आया जो सीधे निम्स से जुड़ा था। गवाहों ने कहा कि निम्स ने काठमांडू से हेलीकॉप्टर लेकर सीधे एवरेस्ट के कैंप 2 पहुंचे। अगर आप एवरेस्ट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि बेस कैंप के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ानें सिर्फ आपात स्थिति में ही होती हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि हेलीकॉप्टर एक सीमित ऊंचाई तक ही सुरक्षित उड़ सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर हवा पतली और मौसम अनिश्चित हो जाता है, जिससे उड़ान और लैंडिंग खतरनाक होती है। दूसरा कारण है कि हेलीकॉप्टर से कठिन हिस्सों जैसे कुंबू आइसफॉल पार करना पर्वतारोहण की भावना के खिलाफ है। एवरेस्ट की चुनौती सिर्फ शिखर तक पहुंचना नहीं है, यह रास्ते के खतरों को पार करने की बात है। रिपोर्टों के अनुसार निम्स ने काठमांडू से हेलीकॉप्टर में लुकला तक उड़ान भरी, जहां यात्री उतर गए और वे अकेले कैंप 2 की ओर बढ़े। बताया गया कि यह उड़ान एवरेस्ट बेस कैंप को पार कर सीधे कैंप 2 में उतरी, जिससे निम्स अपनी टीम से मिलकर शिखर चढ़ाई की तैयारी कर सकें। इससे न केवल नैतिक सवाल उठे, बल्कि सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर भी चिंताएं पैदा हुईं। अगर पर्वतारोहियों को खतरनाक हिस्से हेलीकॉप्टर से पार करने की सुविधा मिले, तो इससे एवरेस्ट पर पर्वतारोहण का भविष्य कैसे बदलेगा? ध्यान देने वाली बात है कि हिमालयन टाइम्स, जो इस मुद्दे पर मुखर है, अभी मुकदमे और जांच के दायरे में है। इसके जवाब में निम्स और उनकी टीम ने लगातार किसी भी गलत काम से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि ये रिपोर्टें या तो झूठी हैं या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। उन्होंने जांच का स्वागत किया और कहा कि उन्होंने सभी नियमों के अनुसार काम किया है। फिलहाल जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस विवाद ने पर्वतारोहण समुदाय में काफी चर्चा को जन्म दिया है। 2024 के पर्वतारोहण सीजन की नकारात्मक खबरों में और इजाफा करते हुए एवरेस्ट पर निम्स के कटे हुए रस्सियों के दावे से जुड़े विवाद ने और भी अधिक अवांछित ध्यान आकर्षित किया। यह घटना पर्वतारोहण समुदाय में प्रमुख विषय बन गई। निम्स ने महत्वपूर्ण दावा किया, एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों की इस्तेमाल की गई फिक्स्ड रस्सी का एक हिस्सा जानबूझकर काटा गया प्रतीत हुआ, जिससे पर्वतारोहियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। जो मैंने सुना है वो ये है कि लोगों ने रस्सियां साउथ समिट के ठीक नीचे बालकनी के ऊपर काट दी हैं। सबको पता था मेरी टीम समिट के लिए सबसे पहले जा रही है। यहाँ गंदी राजनीति चल रही है। उनकी टीम के सदस्य, जिनमें अनुभवी शेरपा भी शामिल थे, इस दावे का समर्थन करते हैं और सुझाव देते हैं कि रस्सी को जानबूझकर काटा गया प्रतीत हो रहा था। अनुमान है कि लगभग 120 फीट रस्सी पहाड़ से नीचे फेंक दी गई थी। पर्वतारोहण समुदाय में तुरंत आक्रोश फैल गया। निम्स झूठ बोल रहे थे, यह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश थी। कौन जानबूझकर पहले से ही जानलेवा स्थिति में रस्सियां काटेगा? इस नाराजगी के बाद निम्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कटी हुई रस्सियां दिखाई गई थीं। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में टीम के शेरपाओं के बयान भी लिए। वीडियो में निम्स कटी हुई रस्सी को उठाकर कहते हैं, वे मुझे झूठा कह रहे हैं, लेकिन सबूत तो यही है, यहीं पर। वे मुझे झूठा कह रहे हैं, यही रस्सी काटे जाने का सबूत है। टीम के समर्थन और वीडियो सबूत के बावजूद निम्स की आलोचना हुई। कुछ आलोचकों ने उन पर ध्यान आकर्षित करने या विवाद के लिए कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया। नेपाल सरकार तुरंत इसमें शामिल हो गई। 27 मई को निम्स के दावे के ठीक एक दिन बाद पर्यटन विभाग DOT ने एक बयान जारी कर कहा कि किसी भी रस्सी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। DOT के अनुसार
पायनियर एडवेंचर्स के एक अन्य अभियान के कई पर्वतारोहियों ने उसी दिन, जिस दिन निम्स की टीम ने चढ़ाई की थी, सफलतापूर्वक एवरेस्ट फतह किया और रस्सियों के साथ किसी भी समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसके बाद डीओटी ने निम्स के दावों की जांच शुरू की और उन पर लोकप्रियता के लिए गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। ये आरोप निम्स के लिए अहम थे, जिन्होंने पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए अपनी पहचान बनाई है। इस जांच ने उनके पूरे करियर को कड़ी जांच परख के दायरे में ला दिया। निम्स ने भी अपने दावों पर और जोर दिया, जांच का स्वागत किया और कहा कि सच सामने आकर रहेगा। 2019 से मैंने कई नकारात्मकता और मुझे नीचे गिराने की कोशिश करने वालों का सामना किया है। निम्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं सिर्फ नेपाल और इसकी पर्वतारोहण समुदाय का नाम ऊंचा करना और पर्यटकों को यहां लाना चाहता था। निम्स ने अपने दावे के समर्थन में कटी हुई रस्सियों के वीडियो सबूत और टीम के अन्य शेरपाओं के बयान साझा किए, जो कहानी की पुष्टि करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास वही सबूत हैं जो रिपोर्ट हुए थे, उन्होंने कहा। उम्मीद है जांच मुझे निर्दोष साबित करेगी। सानू शेरपा, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही और 14 चोटियों पर 2 बार चढ़ चुके रिकॉर्डधारी हैं, ने भी पुष्टि की कि उन्होंने वीडियो में कटी रस्सियां देखीं। इससे निम्स के दावों की विश्वसनीयता बढ़ी, पर विवाद खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्थिति और जटिल होती गई। काली बहादुर भुजेल सहित कुछ लोगों ने कहा कि निम्स की टीम के बाद अन्य पर्वतारोहियों ने भी वही रस्सियां सफलतापूर्वक इस्तेमाल की, जिससे रस्सी काटे जाने का दावा संदिग्ध लगता है। इस उथल-पुथल के बीच एक और ज्यादा व्यक्तिगत विवाद सामने आया। निम्स के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगे। साल 2024, जो निम्स के करियर का एक और सुनहरा पल हो सकता था, उसकी जगह ऐसे बड़े संकट लेकर आया जिसने उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। ये आरोप फिनलैंड की पर्वतारोही लोटा हिंडसा और अमेरिकी डॉक्टर एप्रिल लियोनार्डो ने लगाए, जो अभियानों में निम्स के साथ थीं। इस घोटाले ने उस पर्वतारोही की छवि पर सवाल उठाए, जिसे कभी उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए सराहा गया था। निम्स ने आरोपों से इनकार किया, पर असर तुरंत दिखा। प्रायोजकों ने खुद को दूर कर लिया और एलीट एक्सपर्ट खुद को विवाद के बीच में पा बैठा। आरोपों के जवाब में निम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर मानहानि का मुकदमा किया। आरोप लगाया कि उनकी कहानी ने घटनाएं गलत पेश की और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। उनकी कानूनी टीम का तर्क है कि प्रकाशन ने कहानी छापने से पहले तथ्यों की पुष्टि नहीं की, जिससे उनकी छवि को अनावश्यक नुकसान पहुंचा। पर्वतारोहण जैसे जोखिम भरे खेल में, जहां हिमस्खलन, तूफान और कम ऑक्सीजन जैसे खतरे होते हैं, इस कहानी ने कहीं ज्यादा निजी तरह का जोखिम सामने रखा। पर्वतारोहण की दुनिया में महिलाओं ने अपने साथ हुई उत्पीड़न और अनैतिक व्यवहार की घटनाओं के बारे में अब पहले से कहीं अधिक खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। निम्स का मामला भी चर्चा में आया, जिससे पता चला कि महिला पर्वतारोहियों को शारीरिक जोखिमों से परे भी कई चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। लोटा हिंसा पर्वतारोहण और पूर्व मिस फिनलैंड के लिए प्रसिद्ध सबसे पहले बोलने वालों में थीं। उन्होंने शुरुआत में अपने अनुभव को एक ब्लॉग में साझा किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुरुष पर्वतारोही के साथ हुई एक असहज मुलाकात का जिक्र किया, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। हिंसा ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए साक्षात्कार में निम्स को पर्वतारोही बताया, जिनके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने काठमांडू में एक परेशान कर देने वाली घटना का जिक्र किया, जो भविष्य की अभियान साझेदारियों पर एक व्यावसायिक बैठक के दौरान हुई थी। हिंसा ने बोलने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उनकी कहानी खेल में महिलाओं को जिन अदृश्य खतरों का सामना करना पड़ता है, उन पर ध्यान आकर्षित करेगी। ये खतरे पहाड़ों से नहीं, बल्कि उनके साथ ही पर्वतारोहियों से आते हैं। उनकी कहानी अकेली नहीं थी। कैलिफोर्निया की पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर एप्रिल लियोनार्डो ने भी निम्स पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 2022 में निम्स कंपनी के नेतृत्व में K2, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पर अभियान में हिस्सा लिया। वो इस चुनौती के लिए उत्साहित थीं, लेकिन चढ़ाई के दौरान उन्होंने असहजता और अनिश्चितता महसूस की। दोनों पक्षों और इस अपुष्ट जानकारी को ध्यान में रखते हुए मैं आरोपों के विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वे सही हैं तो वे चिंताजनक हैं। दोनों महिलाओं ने कथित घटनाओं के तुरंत बाद अपने अनुभव दोस्तों व परिवार से साझा किए और सबूत में टेक्स्ट संदेश व संवाद दिखाए।
हिंसा ने जिस दिन निम्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसी दिन अपने एक करीबी दोस्त को इसके बारे में संदेश भेजा, जबकि डॉक्टर लियोनार्डो ने बेस कैंप से अपने पिता से संपर्क किया और निम्स के व्यवहार को लेकर अपनी असहजता जाहिर की। ये आरोप अहम है क्योंकि निम्स पर्वतारोहण में प्रभावशाली हैं। सोशल मीडिया पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और रेड बुल, नाइकी जैसी कंपनियों से प्रायोजन के साथ निम्स आधुनिक पर्वतारोहण में प्रमुख हस्ती हैं। निम्स ने महिलाओं को ऊंचाई वाले अभियानों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और अस्मा अल्थानी व विक्टोरिया बोनिया जैसी प्रमुख क्लाइंट्स का मार्गदर्शन किया। पर्वतारोही और व्यवसायी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा से ये आरोप समुदाय में और चौंकाने वाले लगे। गंभीर आरोपों के बावजूद निम्स ने उन्हें सख्ती से खारिज किया है। अपने वकील के माध्यम से उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताया और ईमानदारी तथा नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल नहीं हुए हैं। इसका असर तुरंत हुआ। प्रायोजकों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और उनकी गाइडिंग कंपनी एलीट एक्सपेड कड़ी निगरानी में आ गई। हम इस आदमी के बारे में जो बात निश्चित रूप से जानते हैं वो ये है कि वो एक महान पर्वतारोही हैं और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि पहाड़ों में कुछ भी असंभव नहीं है। 2019 में उन्होंने रिकॉर्ड समय में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का लक्ष्य रखा। उन्होंने पर्वतारोहण समुदाय को चौंका दिया जब उन्होंने यह मिशन सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में पूरा कर लिया, जबकि इससे पहले पर्वतारोहियों को यह उपलब्धि हासिल करने में सालों लग जाते थे। इस उपलब्धि ने शेरपा समुदाय और दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता पर भी नया ध्यान आकर्षित किया। अपनी रिकॉर्ड तोड़ तेज चढ़ाइयों के अलावा निम्स जलवायु परिवर्तन और पहाड़ों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रहे हैं। वह ऊंचाई वाले अभियानों में बचाव कार्यों के लिए मशहूर हैं, जहां वे संकट में पर्वतारोहियों की मदद के लिए खुद को जोखिम में डालते हैं। इन कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया है, जिससे वो केवल शिखरों तक सीमित नहीं बल्कि पहाड़ों पर दूसरों की भलाई के लिए भी समर्पित पर्वतारोही के रूप में जाने जाते हैं। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, निम्स आधुनिक पर्वतारोहण में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक बने हुए हैं, जो लगातार अत्यधिक ऊंचाई पर क्या संभव है इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं टिप्पणियों में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलूंगा। साहसी रहें और बहादुरी से जिएं।